नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड और हिंदी के लिए 70 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण सीरीज। और इस सीरीज़ में हम प्रत्येक दिन 70 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि चकबंदी के प्रणेता के रूप में किसे माना जाता है। तो उत्तराखंड में चकबंदी के प्रणेता के रूप में माना जाता है गणेश सिंह गरीब को। किसको माना जाता है? गणेश सिंह गरीब को माना जाता है चकबंदी के प्रणेता के रूप में। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ था। तो उत्तराखंड में जो औपनिवेशिक संघर्ष का प्रारंभ हुआ तो यह हुआ गोरखाओं के समय से, क्योंकि इसके बाद गोरखाओं पर जो आक्रमण किया वो किया अंग्रेजों ने। तो औपनिवेशिक संघर्ष का जो प्रारंभ होता है वो गोरखाओं से होता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1891 तक जिला कुमाऊं किसे कहा जाता था। तो वर्ष 1891 तक जिला कुमाऊं का जो मुख्य भाग था वो था अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा क्षेत्र का जो मुख्य भाग था उसे क्या कहते थे? तो जिला कुमाऊं कहा जाता था। और इसके अलावा इसमें अन्य क्षेत्र भी शामिल थे। अगला प्रश्न है कि ऑकलैंड हॉल्स एस्टेट किसका पुराना नाम है। तो ऑकलैंड हॉल्स एस्टेट पुराना नाम है रानीखेत का। किसका पुराना नाम है? रानीखेत का पुराना नाम है ऑकलैंड हॉल्स एस्टेट। अगला प्रश्न है कि गोविंद वल्लभ पंत का जन्म कहाँ हुआ था। तो गोविंद वल्लभ पंत का जन्म हुआ था शीतलाखेत, और ये पौड़ी में नहीं है, ये अल्मोड़ा में स्थित है। तो गोविंद वल्लभ पंत का जन्म शीतलाखेत अल्मोड़ा में हुआ था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का एकमात्र जीवित ऐतिहासिक नगर कौन सा है। तो उत्तराखंड का एकमात्र जीवित ऐतिहासिक नगर है अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा को कुमाऊं की क्या कहते हैं? सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। और गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में पौड़ी को क्या कहा जाता है? यहाँ की गढ़वाल की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने किस नगर को स्वच्छ रखने हेतु लोटा कानून पारित किया था। तो अंग्रेजों ने अल्मोड़ा नगर को स्वच्छ रखने हेतु कौन सा कानून पारित किया? लोटा कानून पारित किया था। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा का नाम आलमनगर कब रखा गया। तो अल्मोड़ा का नाम आलमनगर मध्यकाल में रखा गया, और यह रखा गया मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के कारण। क्योंकि हम जब उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि चाहे बाज बहादुर चंद हो या उसके बाद के शासक हों, तो वो लगातार क्या करते हैं? मुगलों से इनके अच्छे संबंध रहते हैं, तथा जो परंपराएं मुगलों द्वारा दिल्ली दरबार में चलाई जाती हैं या आगरा दरबार में चलाई जाती हैं, तो वही परंपराएं क्या हैं? यहाँ पर अपनाई जाती हैं। तो इसलिए इस क्रम में क्या करते हैं? अल्मोड़ा का नाम बदलकर क्या रखा जाता है? आलमनगर रखा जाता है। अगला प्रश्न है कुमाऊं आयरन वर्क्स की स्थापना किस वर्ष हुई। तो कुमाऊं आयरन वर्क्स की स्थापना होती है 1862 ईस्वी में, कुमाऊं आयरन वर्क्स। अगला प्रश्न है कि जेठ पूजय मेला कहाँ आयोजित होता है। तो जेठ पूजय मेला आयोजित होता है, जेठ पूजय मेला माणा गांव चमोली में। और माणा गांव क्या है? चमोली में ये अंतिम गांव सीमा पर स्थित गांव है माणा गांव, और यह भोटिया जनजाति से संबंधित है। तो जेठ पूजय मेला जो आयोजित होता है वो इसी गांव में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन दृष्टि से महत्वपूर्ण बामणी गांव, प्राचीन दृष्टि से महत्वपूर्ण बामणी गांव किस जनपद में स्थित है। तो प्राचीन दृष्टि से महत्वपूर्ण बामणी गांव भी चमोली जिले में स्थित है, और यह बद्रीनाथ के पास स्थित है। तो बामणी गांव स्थित है चमोली में बद्रीनाथ के पास। अगला प्रश्न हमारा कि पुराणों में गोपनीय तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तो पुराणों में गोपनीय तीर्थ के नाम से जाना जाता है तुंगनाथ को। किसे जाना जाता है? तो पुराणों में गोपनीय तीर्थ के नाम से जाना जाता है तुंगनाथ को। और तुंगनाथ क्या है? पंच केदारों में से एक है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के प्रथम पत्र अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे। तो उत्तराखंड के प्रथम जो पत्र था अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे सदानंद सनवाल। कौन थे? सदानंद सनवाल। और उत्तराखंड का जो प्रथम समाचार पत्र था
वह अंग्रेजी में था द हिल्स, जिसके जो संपादक थे तो जॉन मैकिनन थे, या 1842 में प्रकाशित हुआ था। तो अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे? सदानंद सनवाल थे। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तराखंड के पहले आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस, तो ये थे बीडी पांडे तथा दूसरे थे, तो पहले कौन है? बीडी पांडे और दूसरे थे बीडी सनवाल। तो दूसरे आईसीएस कौन थे? बीडी सनवाल। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में शिल्पकार सभा की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड में शिल्पकार सभा की स्थापना होती है अल्मोड़ा में 1905 में। शिल्पकार सभा की स्थापना की जाती है अल्मोड़ा में 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा कि विवेकानंद आश्रम कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद आश्रम है चंपावत में। कहाँ स्थित है विवेकानंद आश्रम? चंपावत में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कालिदास के प्रमुख नाटक, तो कालिदास के प्रमुख नाटक हैं MBA। क्या है? MBA। तो यहाँ पर M का मतलब है मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम इनका M का मतलब है, B का मतलब है विक्रमो वर्षियम और A का मतलब है अभियान शकुंतलम। तो इसको आपको ध्यान रखना है। कालिदास के प्रमुख नाटक क्या हैं? MBA। अगला प्रश्न है कि नारायण आश्रम कहाँ स्थित है? तो नारायण आश्रम है जी आपका पिथौरागढ़ में स्थित, पिथौरागढ़ में यह आश्रम स्थित है। 1936 में इसकी स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी आश्रम कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मी आश्रम स्थित है कौसानी बागेश्वर में। लक्ष्मी आश्रम कहाँ स्थित है? कौसानी बागेश्वर। अगला प्रश्न है कि शिव प्रसाद डबराल ने प्राचीन जाति किसे माना है? तो शिव प्रसाद डबराल जी ने प्राचीन जनजाति मानी है कोलों। किसको माना है इन्होंने प्राचीन जाति? तो इन्होंने कोलों को प्राचीन जाति माना है। अगला प्रश्न है कि महासू देवता का मंदिर बना है। तो महासू देवता का मंदिर वैसे माना जाता है हूण शैली में, लेकिन आयोग जो द्वारा हमारे जो पुराने एग्ज़ाम हुए हैं तो उसमें इन्होंने नागढ़ शैली माना है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का वह ताल जहाँ राजहंस देखने को मिलते हैं। तो उत्तराखंड का वह ताल जहाँ राजहंस देखने को मिले तो ये था मंसूर ताल, और ये टिहरी जिले में स्थित है। कि माना जाता है कि कुछ पर्यटकों को यहाँ पर इस ताल में राजहंस देखने को मिले थे। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में शाहजफर के नाम से जाने जाने वाला शहर कौन सा है? तो मुगल काल में शाहजफर के नाम से जाना जाने वाला शहर है जसपुर, और जसपुर कहाँ स्थित है? ये उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। तो शाहजफर के नाम से जाना जाने वाला शहर है जसपुर। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने मानसरोवर यात्रा में बाधा पहुंचाने वाले हूणियों को पराजित किया और तिब्बतियों के तखलाकाल किले को जीता? तो ये थे बाज बहादुर चंद। तो चंद शासक द्वारा जब लगातार जो हूणी थे वो मानसरोवर यात्रा को क्या कर रहे थे? बाधित कर रहे थे, और साथ ही में जो भोटिया तिब्बत का व्यापार था उसे भी बाधित करने की कोशिश कर रहे थे। तो तब बाज बहादुर चंद द्वारा आक्रमण किया जाता है और तखलाकाल जो उनका प्रमुख व्यापारिक केंद्र है उसको विजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हिमालय दिवस नामक पुस्तक है। तो हिमालय दिवस नामक पुस्तक है डॉक्टर अनिल जोशी की। किसकी है? डॉक्टर अनिल जोशी। अगला प्रश्न है कि मोलाराम द्वारा लिखित आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो मोलाराम द्वारा लिखित आध्यात्मिक प्रमुख ग्रंथ है मनमत सागर। कौन सा है? मनमत सागर। अगला प्रश्न है कि खतलिंग यात्रा शुरू की गई। तो खतलिंग यात्रा शुरू की गई इंद्रमणि बडोनी द्वारा। इंद्रमणि बडोनी द्वारा खतलिंग की यात्रा शुरू की गई, और इन्हें उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है, इंद्रमणि बडोनी जी को। तो इनके द्वारा खतलिंग यात्रा शुरू की गई। और खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो खतलिंग नामक ग्लेशियर स्थित है टिहरी जिले में, और टिहरी जिले का एकमात्र ग्लेशियर भी यही है, खतलिंग ग्लेशियर। अगला प्रश्न है खो नदी के किनारे बसा शहर है। तो खो नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? तो ये है कोटद्वार। तो कोटद्वार है खो नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, और इसे गढ़वाल का ग्रास्टिनगंज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हेमकूट व मणिकूट पर्वतों के मध्य बसा है। तो हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य कौन सा जो आश्रम है वह बसा हुआ है? तो ये है कण्वाश्रम, और इसका वर्तमान नाम क्या है? चौका घाट है।
तो ये हेमकूट व मणिकूट पर्वतों के मध्य यह आश्रम स्थित है। अगला प्रश्न है कि शकुंतला की माता का नाम क्या था। तो शकुंतला की माता का नाम क्या था। तो शकुंतला की माता का नाम था मेनका। तो क्या था शकुंतला की माता का नाम मेनका। अगला प्रश्न है कि कालागढ़ बांध बना हुआ है। तो कालागढ़ बांध बना है पश्चिमी रामगंगा पे। तो पश्चिमी रामगंगा नदी है तो इस पर कालागढ़ बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा कि शिव प्रसाद डबराल यानी जिनको चारण भी कहा जाता है, इनकी घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण, लगातार घूमने का इनको शौक था, तो इस स्वभाव के कारण इनको चारण भी कहते हैं। शिव प्रसाद डबराल एक इतिहासकार भी थे, तो इनका कर्म स्थल माना जाता है। तो इनका मुख्य जो कर्म स्थल है वह है दुगड्डा पौड़ी। ये दुगड्डा पौड़ी में एक सरकारी विद्यालय में क्या थे, प्रधानाचार्य थे। अगला प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू दुगड्डा कब आए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार 1923 ईस्वी में और दूसरी बार 1945 ईस्वी में दुगड्डा आए थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1930 में पहली बार दुगड्डा आए और दूसरी बार आई है 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि चंद्र सिंह आज़ाद ने दुगड्डा में पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग कहाँ से ली, यह किसके साथ ली। तो चंद्र सिंह आज़ाद द्वारा दुगड्डा में पिस्टल चलाने की जो ट्रेनिंग ली वो भवानी सिंह द्वारा दी गई थी, या उन्होंने साथ में पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग ली। तो इनमें कौन थे, भवानी सिंह थे। अगला प्रश्न है कण्वाश्रम को किसने किसलय प्रदेश कहा है। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों कि कण्वाश्रम को किसने किसलय प्रदेश कहा। तो कण्वाश्रम को किसलय प्रदेश कहा, कालिदास ने। किसने कहा, कालिदास ने। और इनके जो प्रमुख नाटक क्या हैं, MBA, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि जो दुगड्डा है लंगूरगाड़ और सिलगाड़ के संगम पर यह स्थित है। तो दुगड्डा कहाँ स्थित है, ये किसके संगम पर स्थित है। तो ये लंगूरगाड़ और सिलगाड़ पर छोटी नदियां हैं, गाड़ हैं, तो लंगूरगाड़ और सिलगाड़ के संगम पर स्थित है दुगड्डा। अगला प्रश्न है हमारा कि तालेश्वर ताम्रपत्र व बिनसर महादेव को कहा गया है। तालेश्वर ताम्रपत्र व बिनसर महादेव को कहा गया है। तो तालेश्वर ताम्रपत्र में बिनसर महादेव को कहा गया है वीरणेश्वर स्वामी। क्या कहा गया है, तो वीरणेश्वर स्वामी के नाम से इसको संबोधित किया गया है, बिनसर महादेव को। अगला प्रश्न है कि शंभु निशंभु पर्वत स्थित है। तो ये आप लोग जानते होंगे, बेसिक क्वेश्चन है उत्तराखंड में कि शंभु निशंभु पर्वत पर स्थित है नीलकंठ महादेव मंदिर। कौन सा है, नीलकंठ महादेव मंदिर, और ये ऋषिकेश के पास ही स्थित है। लेकिन यह स्थान किस में आता है, यह पौड़ी में आता है, शंभु निशंभु पर्वत। अगला प्रश्न है कि ज्वालपा देवी समर्पित है। तो ज्वालपा देवी समर्पित है दुर्गा माँ को। क्या है, दुर्गा माँ का मंदिर है ज्वालपा देवी। अगला प्रश्न है कि इंद्रकील पर्वत स्थित है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, इंद्रकील पर्वत कहाँ स्थित है। तो इंद्रकील पर्वत स्थित है पौड़ी में। कई जगह आपको इसमें टिहरी भी देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है, पौड़ी है। तो इंद्रकील पर्वत कहाँ स्थित है, पौड़ी में। अगला प्रश्न है कि कंडोलिया महादेव मंदिर स्थित है। तो कंडोलिया महादेव का मंदिर कहाँ है, तो ये भी पौड़ी जिले में स्थित है कंडोलिया महादेव का मंदिर। अगला प्रश्न है कि गौना झील कब टूटी थी। तो पहली बार गौना झील कब टूटी थी, 1894 ईस्वी में। ईस्वी में जो 1894 में पहली बार गौना झील टूटी, तो इसमें जो हानि हुई थी, वो जनधन की जो हानि हुई वो इतनी अधिक नहीं थी। लेकिन 1970 में यह दोबारा यह झील पूरी तरह से समाप्त होती है और इसमें काफ़ी व्यापक क्षति होती है। तो इसी वजह से जो चमोली का मुख्यालय था उसे गोपेश्वर स्थानांतरित किया जाता है इस झील के टूटने से। अगला प्रश्न है कि गरुड़ ताल स्थित है। तो गरुड़ ताल कहाँ स्थित है, तो गरुड़ ताल स्थित है नैनीताल में। कहाँ स्थित है गरुड़ ताल, तो यह गरुड़ ताल है नैनीताल में स्थित है। और समान इसके बात करें गरुड़ मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह श्रीनगर पौड़ी में है। तो इस प्रकार के प्रश्न हैं तो ये आपको ध्यान रखने काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो एक ही नाम के कई बार क्या हो जाता है, इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो गरुड़ ताल स्थित है नैनीताल में और गरुड़ मंदिर स्थित है श्रीनगर पौड़ी में। अगला प्रश्न है हमारा
कि गोरखनाथ की गुफा कहाँ स्थित है। तो बाबा गोरखनाथ की गुफा स्थित है देवलगढ़ में, और यह पंवारों की दूसरी राजधानी थी। जो किसने बनाई थी, तो ये अजयपाल द्वारा बनाई गई थी। प्रमुख शासक थे अजयपाल, इनके द्वारा ही 52 गढ़ों को क्या किया गया, विजित किया गया। और उसके बाद से ही 1515 के आसपास से ही संभवतः क्या है, गढ़वाल का जो गढ़वाल नाम है वह पड़ा था। तो इनके द्वारा दूसरी राजधानी पंवारों की स्थापित की गई थी देवलगढ़ में, और यहीं पर बाबा गोरखनाथ की गुफा स्थित है। अगला प्रश्न है कि धारी देवी मंदिर समर्पित है। तो धारी देवी का मंदिर श्रीनगर के पास में है, यह पौड़ी में ही आता है, और यह समर्पित है काली माता को। किसको समर्पित है, काली माता को यह मंदिर समर्पित है। अगला प्रश्न है कि सोम का भांडा प्राचीन स्मारक स्थित है। तो सोम का भांडा प्राचीन स्मारक भी कहाँ स्थित है, देवलगढ़ में ही स्थित है, यह पौड़ी जिले में है। और यहीं पर बाबा गोरखनाथ की गुफा, केशवराय मठ, और यह पंवारों की दूसरी राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न है कि बद्रीनाथ की आरती किसने लिखी है। तो बद्रीनाथ की आरती लिखी है चमोली में नंदप्रयाग के निवासी हैं बदरुद्दीन ने। किसने लिखी है, बदरुद्दीन ने बद्रीनाथ की आरती लिखी है, यह चमोली के नंदप्रयाग के निवासी हैं। अगला प्रश्न है कि माघ मेला लगता है। तो माघ मेला कहाँ लगता है, उत्तरकाशी जिले में माघ मेला लगता है। और उत्तराखंड का अंतिम प्रश्न है कि महाराजा प्रताप शाह के समय टिहरी की संरक्षिका कौन थी। तो महाराजा प्रताप शाह जब अल्पकालीन मतलब इनको शासक बना दिया गया, तो उस समय टिहरी का जो संरक्षण था या शासन का संरक्षण था, तो वो किया राजमाता गुलेरिया ने। तो किसने किया था, राजमाता गुलेरिया द्वारा महाराजा प्रताप शाह के जो प्रारंभिक काल है जब वो अल्पवयस्क थे, तो वो उस समय वो क्या थी, टिहरी रियासत की संरक्षिका बनी थी। इसके बाद हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इसमें हिंदी में पहला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है। तो निम्न में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है। तो इसमें है हमारा पराधीन। क्या है, पराधीन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पर प्लस अधीन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये परा उपसर्ग से नहीं बना है। तो बाकी पराजय हो गए, पराभाव हो गए, परामर्श हो गए, तो सभी क्या हैं, ये उससे बने हैं। तो परा उपसर्ग से नहीं बना है पराधीन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो ये है रमेश भोजन कर रहा है। तो रमेश क्या कर रहा है, तो रमेश भोजन कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो का हो जाएगा। बाकी तारे टिमटिमा रहे हैं, रेशमा बदायूं जा रही है, नदी बह रही है, तो ये क्या हो जाएंगे, अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विकल्प में सही संधि है। तो सही संधि उत्तरायण, तो इसमें उत्तरधन अयन कर रखा है, ये गलत है। सदमति, सतधन मति, ये सन्मति हो जाएगा, समति। तथधन एव, तथैव, ये भी गलत है, तथा धन एव हो जाता है। सतधन गति क्या हो जाएगा, ये तो ये जाएगा सतधन गति, क्या हो जाएगा, सदगति, ये सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है। तो इसमें है निराकार में। निम्न में से किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है, तो यह है निराकार में क्या है, कार प्रत्यय नहीं है। तो क्योंकि इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग होता है, तो नीदन आकार हो जाएगा। बाकी सब में क्या है, कार प्रत्यय, सलाकार, वस्तुकार, पेशकार, सभी क्या है इसमें कार प्रत्यय हैं। अगला प्रश्न हमारा सुकृत का विलोम शब्द है। तो सुकृत का विलोम शब्द होता है दुष्कृत। तो सुकृत का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, दुष्कृत क्या होता है, इसका विलोम शब्द होता है सुकृत का दुष्कृत। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इसमें देखते हैं संतुष्ट क्या है, सही है। पृष्ठभूमि, ये भी सही है। ज्योत्सना, ये भी सही है। और सूर्यणखा, ये गलत है। सूर्यणखा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है अड़चन का समानार्थक शब्द है। तो अड़चन का समानार्थक शब्द होता है स्थगित करना।
तो यानी इसका मीनिंग क्या होगा, स्थगित करना। अगला प्रश्न है कि वह शब्द जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हों। तो स्वच्छता क्या है, एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हुए हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सु हमारा उपसर्ग हो जाएगा और ता क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, स्वच्छता। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है। तो विलोम शब्द युग्म में देखो, हास परिहास ये की हो जाएगा, उत्फुल्ल परिफुल्ल ये भी सेम है, अवसाद विषाद ये भी एक जैसे हैं, लेकिन रित अनिर्त क्या हो जाएगा, ये विलोम शब्द है। तो ये रित अनिर्त क्या है, ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शुद्ध नहीं है। तो उत्तरोत्तर, विपन्नता ये भी सही है, सृष्टा ये भी सही है। तो ये विवाहोत्तर हो जाएगा, यानी हो जाएगा। तो इसमें विवाहेतर कर रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रेरणा धन आस्पद क्या हो जाएगा, प्रेरणा धन आस्पद, इसमें क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी, प्रेरणा धन आस्पद। अगला प्रश्न है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होता है मुमुक्ष, क्या कहा जाता है, मुमुक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है निश्चिंता मूल शब्द में जुड़े उपसर्ग प्रत्यय सही हैं। तो निश्चिंता में मूल शब्द में जुड़े उपसर्ग प्रत्यय क्या है, तो नी धन चिंत धन ता क्या हो जाएगा, तो इसमें जुड़े हुए हैं नी धन चिंत धन ता। अगला प्रश्न है कि उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाता है, उत धन ज्वल हो जाए, क्या हो जाएगा, उत धन ज्वल। तो इसमें व्यंजन संधि के नियम लग रहे हैं। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें देखिए कवियत्री, तो कवियत्री होगा, तो ये गलत है। सुसुरसा ये भी गलत है, इसमें श्राप बड़ी हो जाएगी, सुश्रुषा। त्योहार ये भी गलत है, और दंपति ये सही है, दंपति ये क्या है, ये शब्द यहाँ पर शुद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो इसमें है वह पतंग उड़ाता है। तो वह पतंग उड़ाता है या सकर्मक है। किसान खेत जोत रहा है, ये भी सही है। मजदूर चाय पी रहा है, ये भी सही है। पक्षी उड़ रहे हैं तो पक्षी उड़ रहे हैं क्या हो जाएगा, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा कि बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द होता है नीरद, यानी नीर को धारण करने वाला, तो क्या हो जाएगा, ये बादल। अगला प्रश्न है जिसमें दोनों पद प्रधान हो उस समास का नाम क्या है। तो जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उस समास का नाम है द्वंद्व। तो इसे क्या कहा जाता है, द्वंद्व समास कहा जाता है। और इसकी मुख्य पहचान क्या होती है, इसमें डैश का प्रयोग किया जाता है, जैसे सुख और दुख, राम और लक्ष्मण, तो पति और पत्नी। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं तो उसमें क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, जिसमें मुख्यतः डैश का प्रयोग करना पड़ता है। अगला प्रश्न है थोड़ी वस्तु से संतोष न होना। तो थोड़ी वस्तु से संतोष न होना किस लोकाक्ति का अर्थ है। तो थोड़ी वस्तु से संतोष न होने का जो प्रमुख लोकाक्ति प्रयोग की जाती है, तो इसका अर्थ है ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती, यानी ओस को चाटने से क्या होता है, प्यास नहीं बुझती है। तो थोड़ी वस्तु से संतोष नहीं प्राप्त होता है, तो ये इस लोकाक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, 17वां प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं बदन वदन। तो इसमें बदन को शरीर और वदन का मतलब होता है मुख, ये सही है। कृत और कृत, कृत का मतलब किया हुआ और कृत का मतलब होता है खरीदा हुआ, तो ये भी सही है। स्रोत और स्रोत, तो स्रोत का मतलब होता है झरना और स्रोत का मतलब स्तुति करना, कि किसी की स्तुति की जा रही है। तो इसमें ये गलत है अनिल और अनल। तो अनिल आग और हवा ये क्या है, ये गलत हो जाएगा। अनिल और अनल, आग और हवा क्या है, ये
गलत है। तो ये थे हमारे आज के 70 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।